मैं डॉक्टर विनीता अग्रवाल, गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर। आज हम बात करेंगे लिटरल इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो, उसके लिए हमें लॉ से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। लॉ इज ए सोशल साइंस। समाज की कोई भी अभिव्यक्ति, समाज की कोई भी आकांक्षा, कोई भी इच्छा, वो लॉ से ही हमें फुलफिल करना है। कानून में ही राज्य की इच्छा अभिव्यक्त है। लॉ इज कमांड ऑफ द स्टेट, ऑस्टिन ने कहा था। कानून विधि का एक प्रमाणित स्रोत है। लॉ इज ए सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लॉ? इन जनरल लॉ वो नियम है जो व्यक्ति के कंडक्ट को कंट्रोल करता है। कानून का अर्थ है कोई भी अधिनियम, एक्ट, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, विनियम, रेगुलेशन, आदेश, ऑर्डर, नियम, योजना, अधिसूचना, उपविधि, प्रथा तथा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो संविधान की 7वीं अनुसूची के विषयों से संबंधित है। यह कानून की परिभाषा हमारे संविधान में अनुच्छेद 13(3) में है। तो ये भी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कराती है और जुडिशरी का काम है उसका इंटरप्रिटेशन करना। मतलब व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? जब रूल ऑफ लॉ है, विधि का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है, विधि का इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, तो विधि को किस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, विधि को किस प्रकार समझा जाना चाहिए, ये इंटरप्रिटेशन है। विधि के 2 भाग हैं, शरीर और आत्मा। शरीर मतलब विधि के शब्द और आत्मा मतलब विधि की भावना। हमें विधि की भावना को ही जानना है और विधि की भावना को जानना मतलब विधायिका का आशय जानना। विधायिका के आशय को जानने की जो प्रक्रिया है, ये इंटरप्रिटेशन कहलाती है। तो इंटरप्रिटेशन हम कब करते हैं? जब कभी किसी विधि में अस्पष्टता या संदिग्धता उत्पन्न होती है, तब विधायिका के शब्दों की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की जाती है और इस प्रक्रिया को निर्वचन कहते हैं। परंतु चूंकि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, इसलिए जुडिशरी की भी अपनी लिमिटेशंस हैं कि वो विधि का निर्वचन किस सीमा तक करे। विधि का निर्वचन करते हुए जुडिशरी कभी भी लेजिस्लेचर नहीं बन सकती। जुडिशरी द्वारा किया गया निर्वचन सभी न्यायालयों पर बंधनकारी होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में लिखा है। इसीलिए न्यायालय जो है विधि का निर्वचन करते हैं। निर्वचन मतलब विधायिका का आशय जानने का प्रयास करते हैं। विधायिका का आशय भी तभी जाना जाता है जब कानून में कहीं संदिग्धता या अस्पष्टता होती है। इसलिए हमको सेपरेशन ऑफ पावर को इंटैक्ट रखना है। देश की संवैधानिक व्यवस्था में 3 पिलर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं और सबको अपने काम की सीमा के अंदर ही रहना है। जब भी कोई सोशल प्रॉब्लम होती है तो उसे दूर करने के लिए विधि का निर्माण किया जाता है। लॉ इज सोशल इंजीनियरिंग। डीन रास्कोपोन ने कहा था कि हमें यदि समाज का निर्माण करना है तो समाज के हर प्रॉब्लम के लिए विधि को बनाना होगा। हमें पब्लिक की इच्छा, आकांक्षा को ढूंढना होगा और उसके लिए विधि का निर्माण करना होगा। तो विधि के निर्माण का जो कार्य है वो लेजिस्लेचर पे। लेजिस्लेचर जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र है। तो लेजिस्लेचर जब विधि का निर्माण करते हैं तो उनसे आशा तो ये की जाती है कि उन्होंने जिस भी भाषा में विधि को लिखा हो वह स्पष्ट होगी, उसमें कोई संदिग्धता नहीं होगी। फिर भी प्रायः ये देखा जाता है कि अक्सर विधि के शब्दों में संदिग्धता, अस्पष्टता, संकीर्णता उत्पन्न हो जाती है और विधि के अर्थ को, विधि की भावना को, विधायिका के आशय को जानने के लिए न्यायपालिका को वो विधि की व्याख्या करनी पड़ती है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा न्यायालय विधानमंडल का कार्य, विधानमंडल के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, उसे हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। किसी कानून का निर्वचन करके विधायिका के आशय को जानने की एक रीति ही इंटरप्रिटेशन है। इसके 3 नियम हैं, शाब्दिक निर्वचन, दोष परिहार का नियम, स्वर्णिम नियम, लिटरल रूल, मिस्चीफ रूल और गोल्डन रूल। आज हम चर्चा करेंगे लिटरल इंटरप्रिटेशन की, जिसको ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। विधि का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो मेन प्रिंसिपल्स हम इंटरप्रिटेशन के देखते हैं, उसमें यह है कि हमको सेपरेशन ऑफ पावर को बनाए रखना है। कानून का निर्माण विधायिका ही करेगी। कानून के शब्दों से ही कानून की भावना को जानना है और न्यायपालिका निर्वचन की आड़ में विधायिका नहीं बन सकती, इसलिए विधायिका का आशय विधि के शब्दों से ही
प्रकट किया जाना है। तो अब शाब्दिक निर्वचन का क्या अर्थ है? तो इसके जो मूल नियम है, इसमें सबसे पहले है कि विधानमंडल का आशय प्रयुक्त शब्दों से ही निकालना है। जिस भी भाषा में कानून लिखा हो उसमें उन शब्दों का जो अर्थ है उसी से हमें विधानमंडल का आशय लाना है। और शब्दों का अर्थ कहाँ से देखते हैं हम? शब्दकोश से। इसलिए इसको कहते हैं शाब्दिक निर्वचन। लेजिस्लेचर के आशय को जानने की कुंजी कानून के शब्द ही हैं। लेजिस्लेचर के आशय को जानने के लिए हमें कानून से बाहर नहीं जाना है, उसके जो शब्द हमारे सामने हैं उसी से उसके इंटेंशन को निकालना है। कानून ने क्या कहा ये जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी क्या है, कानून का आशय क्या है, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। सबसे मेन प्रिंसिपल है लिटरल इंटरप्रिटेशन का कि भाषा के शब्द और शब्दों से इंटेंशन। निर्वचन तभी किया जाना चाहिए जब कानून के शब्द संदिग्ध हो या अस्पष्ट हो। यदि भाषा स्पष्ट है, एक ही अर्थ निकल रहा है, तो फिर परिणाम कुछ भी निकले तब निर्वचन नहीं होना चाहिए। परंतु यदि कई अर्थ निकलते हैं, अस्पष्टता उत्पन्न होती है, संदिग्धता उत्पन्न होती है, तभी निर्वचन करना है। न्यायालय को कभी भी निर्वचन के आड़ में गुप्त आशय की कल्पना करने की छूट नहीं है। निर्वचन ऐसा होना चाहिए कि कानून में जो प्रयुक्त शब्दावली है उसके प्रति अन्याय ना हो, क्योंकि शब्दकोश में हमें हर शब्द का अर्थ मिलता है, तो हम शब्दावली के प्रति अन्याय नहीं कर सकते। यदि कानून के शब्द संक्षिप्त हैं, स्पष्ट हैं, तो निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए। शाब्दिक निर्वचन का उद्देश्य न्याय और तर्क को आगे बढ़ाना। पूरे अधिनियम को निर्वचन करते समय पूरे अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। तो शाब्दिक निर्वचन के अब हम यदि मेन प्रिंसिपल्स देखें तो क्या निकलते हैं कि मनुष्य के विचार को प्रकट करने का एकमात्र साधन है भाषा। कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा हो, पर मनुष्य अपने विचार प्रकट कैसे करेगा? भाषा से। अब भाषा किससे मिलकर बनती है? विचार से। प्रत्येक पूर्ण विचार को क्या कहते हैं? वाक्य। प्रत्येक भावना को शब्द। वाक्य में कई शब्द होते हैं और प्रत्येक शब्द के यदि हम खंड करें तो एक छोटी ध्वनि निकलती है और प्रत्येक छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं। तो एक या अधिक अक्षर के मेल से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से भाषा। इसलिए किसी भाषा को समझने के लिए शब्दों के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है और इसके साथ ही आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान। व्याकरण हमने देखा है कि जैसे कोमा है, रोको मत जाने दो, रोको के बाद कोमा लगाएंगे तो अर्थ दूसरा हो जाएगा, रोको मत के बाद कोमा लगाएंगे तो अर्थ दूसरा हो जाएगा। इसलिए भाषा, वाक्य, अक्षर, शब्द और व्याकरण, इन सबको साथ में लेके हमको शाब्दिक निर्वचन से उस कानून के आशय को जानना है। अतः यदि भाषा स्पष्ट है, शब्दकोश से भाषा का हर शब्द मेल खाता है, तो फिर परिणाम कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना निकले, दूसरा निर्वचन संभव ही नहीं है। उसी भाषा को प्रभावी करना है। यदि हम हत्या का निर्वचन कर रहे हैं तो हत्या का निर्वचन हत्या ही होगा ना। हत्या का कि इसमें सामने वाले को फिर ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसे सजा हो जाएगी, उसको जो है फांसी पे लटका देंगे, इसलिए हम हत्या शब्द का कोई दूसरा अर्थ निकाल लें, ऐसा नहीं होता। यदि हत्या शब्द अपने आप में स्पष्ट है तो यहाँ निर्वचन होगा ही नहीं। भाषा का ठीक वही होता है जो शब्दकोश से निकलता है, ना उससे अधिक ना उससे कम। हमें भाषा की भावना को आत्मसात करना है। इसलिए निर्वचन में सबसे पहले हमारी सहायता कौन करता है? बुद्धि। किसी कानून का शाब्दिक निर्वचन करना मतलब उसकी भाषा को देखना। हमें भाषा से निरर्थक शब्दों का त्याग करके अस्पष्टता को समाप्त करना चाहिए। भाषा का निर्वचन कैसा करना चाहिए ताकि उपचार प्राप्त हो सके। यदि भाषा सरल और स्पष्ट है और एक ही अर्थ निकल रहा है तो निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि भाषा, कानून की भाषा किसने लिखी है? विधायिका ने। और विधायिका कौन है? जनता के प्रतिनिधि है, प्रजातंत्र है। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। इसलिए हम तो ये मान के चलते हैं ना कि विधायिका अपने कानून में कोई कमी छोड़ेगी ही नहीं। इसलिए भाषा को जितनी जल्दी हो शब्दकोश के अनुसार स्पष्ट करना चाहिए। भाषा का निर्वचन ऐसा हो कि शब्दावली के प्रति अन्याय न हो। विधानमंडल का आशय सर्वोपरि है तथा विधानमंडल के आशय को भाषा से ही जानना होता है और भाषा शब्दकोश के अनुसार ही स्पष्ट की जानी चाहिए। बार बार हम विधानमंडल के आशय की बात करते हैं इसलिए कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। न्यायपालिका निर्वचन करके विधानमंडल को
अलग नहीं कर सकती। हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए आत्महत्या के प्रयास के ऊपर न्यायपालिका ने निर्वचन किया। अब निर्वचन करने के बाद उसने कहा कि आत्महत्या का प्रयास अपराध नहीं होना चाहिए। तो न्यायपालिका का निर्वचन ये करने से 309 धारा 309 आईपीसी से नहीं हट गई, क्योंकि वो तो विधानमंडल ने लिखी है। यदि उसमें फिर संशोधन करना होगा तो विधानमंडल ही करेगा। यदि निर्वचन कर दिया है जुडिशरी ने, तो केवल उसी प्रकार के यदि मामले आते हैं तो उन कोर्ट्स पे बंधनकारी होगी। और दूसरा ये होता है कि एक फिर दूसरे जनप्रतिनिधि में या समाज में एक विचार चलता है कि फिर अब हमको किसी कानून का क्या अर्थ लेना चाहिए, उसमें संशोधन करें या न करें। पर यह सब काम विधायिका का है। प्रत्येक शब्द को शब्दकोश और व्याकरण के अनुसार अर्थपूर्ण जीवन देने का प्रयत्न करना चाहिए। निर्वचन में शब्दों का व्याकरणिक अर्थ लगाना चाहिए, किंतु यदि प्रतिकूलता स्थिति उत्पन्न होती है, मान लीजिए हमने कोई अर्थ लगाया निर्वचन से और प्रतिकूलता स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो हम इसको सामान्य अर्थ में बदल सकते हैं। मतलब इसमें एक सिद्धांत निकलता है, अर्थहीनता का सिद्धांत, कि यदि कभी निर्वचन करते समय हमें विधायिका ने जो शब्द दिए हैं, उसने जो भाषा लिखी है, उनके शब्दों से यदि कोई अर्थहीनता निकल रही है तो उससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी कानून के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो हर अर्थ के परिणाम पर विचार करके निर्वचन करना चाहिए। केशवानंद भारती के केस में बताया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि धारा 309 का उदाहरण दी कि धारा 309 आत्महत्या का प्रयास है। अब निर्वचन में उन्होंने क्या इसका अर्थ लिया कि एक तो व्यक्ति सब तरफ से परेशान होकर आत्महत्या करने जाता है, और उसके बाद आत्महत्या करने के बाद यदि वो प्रयास में सफल नहीं हो पाया, बच गया, तो फिर वो कानून के झंझट में पड़ जाता है, मतलब डबल परेशान हो जाता है। इसलिए उन्होंने निर्वचन किया था कि भाई आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जो सिद्धांत है अर्थहीनता का, कि हमें अर्थहीनता से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि शब्दावली स्पष्ट है तो उसका अनुसरण करेंगे ही, फिर भले ही परिणाम कुछ भी हो। परंतु यदि दो अर्थ निकल रहे हैं, एक अर्थ से हीनता उत्पन्न हो रही है और दूसरा अर्थ से हीनता उत्पन्न नहीं हो रही है, तो फिर हम कौन सा अर्थ स्वीकार करेंगे? दूसरा अर्थ स्वीकार करेंगे, क्योंकि विधानमंडल का आशय कभी ये नहीं रहता कि अर्थहीनता उत्पन्न की जाए, परंतु इस सिद्धांत को बड़ी सावधानी से लागू करना है। प्रयुक्त भाषा को तोड़ मरोड़ कर अर्थहीनता उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना है। यह उदाहरण के लिए यदि संसद को संशोधन की शक्ति, हम जानते हैं ना, संशोधन करने की शक्ति संसद की, तो हमें संसद के आशय पर आपत्ति नहीं करना चाहिए। मतलब अगर संसद कोई संशोधन कर रही है तो फिर हमें उसके ऊपर इतना ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहिए कि पहले तो उन्होंने कानून बनाया फिर अपने ही कानून को संशोधन कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि कानून बनने के बाद जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो फिर कई जगह ऐसा लगता है कि लेकुना हो गए हैं, फिर संशोधन भी करते हैं। विधानमंडल का कोई भी अधिनियम ऐसा नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि विधायिका ने भाषा को बदल दिया। शाब्दिक निर्वचन का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें विधायिका के आशय के अनुसार काम करना है, शब्दकोश के अनुसार अर्थ और आशय को स्पष्ट करना है। शाब्दिक निर्वचन का एक अच्छा नियम ये भी है कि कानून का अर्थ इस प्रकार लगाना है ताकि कानून निर्माताओं के सही आशय के अनुसार उपचार को बढ़ावा दिया जा सके। किसी भी शब्द को व्यर्थ या अधिक नहीं मानना चाहिए। ऐसा निर्वचन नहीं किया जाना चाहिए कि व्यर्थ की विसंगति उत्पन्न हो जाए। मान लीजिए जैसे कानून में तुरंत हम लोग लिखते हैं ना, तुरंत शब्द है। अब तुरंत का अर्थ ये थोड़ी है कि आप उसको युक्तियुक्त समय ही नहीं देंगे। यथाशीघ्र लिखा है, यथाशीघ्र का मतलब ये नहीं कि हम मुंह से बोले कि और वो काम हो जाए। यथाशीघ्र मतलब एक युक्तियुक्त समय तो होना चाहिए। कोई यदि बाहर है तो उसको आने का समय दें, किसी को अपने दस्तावेज लाने हैं तो उसको पेश करने का समय दें। तो यथाशीघ्र का भी अर्थ ऐसा नहीं है कि हम कानून में विसंगति उत्पन्न कर दें, परंतु यथाशीघ्र का अर्थ हम क्या लेंगे कि दीर्घकालीन विलंब ना हो। शब्दों का अर्थ उसके संदर्भ में ही निकालना चाहिए। अकेला शब्द हमेशा ही अर्थहीन होता है, क्योंकि संदर्भ से अलग करके शब्द को नहीं पढ़ा जा सकता। हर शब्द का अर्थ उस संदर्भ में होता है जिसमें वह उपयोग हुआ है। परिस्थिति एवं समय के साथ भी शब्दों का अर्थ निकाला जाना चाहिए। तो एक नियम है कि यदि बिना आशय के कोई शब्द पढ़ा जाए तो अपना बल खो देता है। इसलिए हमें सेपरेशन ऑफ पावर को इंटैक्ट रखना है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर ही हमारे लोकतंत्र की नींव है। न्यायपालिका का निर्वचन संविधान के अनुच्छेद 141 तक सीमित है। न्यायपालिका विधायिका नहीं बन सकती, और चूंकि पूरा देश में रूल ऑफ लॉ है और हमें विधि के शासन को बनाए रखना है, इसलिए विधायिका के शब्दों को शब्दकोश और व्याकरण के अर्थों में
स्पष्ट करने का अर्थ ही है शाब्दिक निर्वचन।